वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और आज स्टैटिक जीके के जो है क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके और जीएस के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको ये बहुत ही जो है बेनिफिट पहुंचाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगर बात करें, ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो लिखा है कि अरहर की दाल के साथ, अरहर की दाल के साथ कह रहा है कि अरहर की दाल के साथ आपको बताना है कि अरहर की दाल के साथ खेसारी दाल के सेवन में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो ये खेसारी लिखा है, कहीं कहीं पर इसको खेसरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो खेसरी दाल का जो है सेवन में कौन सा रोग होता है, तो ये हमको बताना है। अगर बात करें तो कौन सा होगा आपका, लेथीरिज्म होता है। कौन सा है, लेथीरिज्म होता है, ध्यान रखिएगा। खून की कमी के रोग को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या कहते हैं, एनीमिया होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि ओआरएस जो दस्त के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है ओआरएस का। तो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओआरएस के फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये होता है, हिंदी में कहेंगे तो मौखिक निर्जलीकरण समाधान कहेंगे, और हमारा जो है ओरल जो है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो ये होता है ओआरएस का, क्या होता है, ओआरएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित किया गया है, दस्त के लिए जो है सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। अगर डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भैया रागी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, रागी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। सबसे अच्छी रागी जो है किसमें जो है, रागी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है कि कैल्शियम पाया जाता है कि आयोडीन पाया जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 B3 ये सब पाए जाते हैं। तो कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा रागी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बता देंगे गलसोत या घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है, घेंघा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोहे की कमी के कारण आपको देखा होगा रक्त अल्पता हो जाती है, कहते हैं तो रक्त अल्पता, तो Fe, तो इसका सबसे बढ़िया स्रोत है फोलिक एसिड। फोलिक क्या होता है, फोलिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें सारी विटामिन आती हैं, B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, ये सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोटी को चबाने पर रोटी का टुकड़ा मीठा क्यों लगने लगता है, ये बताना हमको है। जैसे देर तक हम जो रोटी को जब चबाते हैं तो इसका टुकड़ा जो है क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, मीठा लगने लगता है। तो क्या इसमें ऐसी क्या है, चीनी वगैरह मिली है क्या, ऐसा कुछ है। तो पहला है, ब्रेड में चीनी की मात्रा निकल जाती है, स्वाद कलिकाएं जो है चबाने से उत्तेजित होता है, लार्ज के स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है, इसका स्वाद मीठा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लार की क्रिया जो होती है ना, लार की क्रिया स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो है अनाज मुख्य रूप से जो है किसका जो है क्या होता है, समृद्ध है। अनाज जो है वो किसके लिए समृद्ध है, शर्करा होती है, मल्टोज होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है। तो सबसे ज्यादा अनाज में क्या पाया जाता है, ये हमको जानना है। तो सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है अनाज, चाहे आपके पास गेहूं हो, चाहे आपके पास चावल हो, सारे अनाजों में सबसे ज्यादा स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च का मतलब समझ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसलिए ये जो है हमारा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पौधे हर समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, बिल्कुल गलत है। रात में प्रकाश जब नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे। दूसरा है, पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और दिन में श्वसन करते हैं, ये भी गलत है। रात में जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे।
दूसरी बात कह रहा है पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रात में श्वसन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतर तरीके से हमको ये लगाने हैं क्वेश्चन। और ऐसे ही रेलवे में और आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन जो है साइंस से संबंधित मिलते हैं तथ्यों से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दालों का एक अच्छा स्रोत है, मतलब दाल इसका अच्छा स्रोत है, बताइए। तो दालों में सबसे अच्छी मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, दालों में सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो अनाज सबसे अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। अगर वसा की बात करें तो तैलीय पदार्थ जो तेल होते हैं उनमें क्या होती है, तैलीय पदार्थ जो होते हैं उनमें जो है फैट पाया जाता है। अब जो चिकने पदार्थ होते हैं उनमें फैट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन के लिए अलग अलग सब्जी और फल होते हैं और उनके लिए स्पेशली जैसे खट्टे पदार्थों के लिए में विटामिन सी पाई जाती है, जो अलग अलग जो है विटामिन होती है हर एक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। तो पौधे जो है अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग किसके द्वारा अवशोषित करते हैं, ये बताना हमको है। भ्रूण क्षेत्र द्वारा, ग्रोइंग पॉइंट द्वारा, जड़ बाल द्वारा, या जो है बढ़ावा का क्षेत्र द्वारा। तो रूट हेयर द्वारा सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक दवा जो संक्रमण और क्षय रोग को रोकती है, तो क्षय रोग और संक्रमण को रोकने वाली दवा कौन सी है, वह क्या कहलाती है, ये हमको जानना है। तो वो कौन सी दवा है जो संक्रमण और क्षय रोग को रोकने का काम करती है, ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो हमारा पहली तो दे रखा है कौन सा, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या करती है ये भी हमको जानना है। एंटीसेप्टिक क्या करती है, तो एंटीसेप्टिक ही क्या करती है, क्षय रोग का और संक्रमण को रोकने का काम करती है। एंटीसेप्टिक मलेरिया रोधी दवा होती है कौन सी, कुनेन की जो है, और कुनेन किससे बनता है, ये बनता है सिलिकोना से। ये सिलिकोना की छाल से बनता है। किससे बनता है, सिलिकोना की छाल से बनता है। क्या बनता है, कुनेन बनता है। ठीक है, और रोगाणुनाशक अलग अलग कीटनाशक आते हैं, वो होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है कि वह पदार्थ जो प्रकृति में बहुलक नहीं है, मतलब कौन सा बहुलक नहीं है ये हमको बताना है। तो कौन सा बहुलक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है और पॉलीगन से पूछा गया है। तो कौन सा पॉलीगन नहीं है हमारा, बताएं नायलॉन। तो अगर बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन जो है क्या कह सकते हैं, यह जो नायलॉन होता है ना, ये पहला मानव द्वारा खोजा गया कृत्रिम रेशा है। और ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन है। ये एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, ध्यान रखना। दूसरा हमारा जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी बहुलक है। तीसरा स्टार्च भी हमारा एक प्रकार का बहुलक है, क्योंकि ये सारे सीरीज कार्बन और हाइड्रोजन की सीरीज से ही क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारा जो शर्करा जो है, हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें मैच करना है, निम्नलिखित में से मिलाइए। ठीक है, पहला है हमारा दे रखा फ्रेयन, और दूसरा दे रखा है टेट्रा एथिलेट, और फिर दे रखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इधर जो है 1 2 3 पर एंटी नॉक एजेंट, और फिर है रेफ्रिजरेटर, और फिर है फायर, और फिर कीटनाशक कौन किस में यूज होता है ये हमको जानना। और बहुत बार जो है आप एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे में अलग अलग क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो 4 क्वेश्चन आपके एक साथ क्या होंगे, तैयार होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। तो कह रहा है कि भैया पहला हमारा दे रखा है फ्रेयान। तो फ्रेयान किस में यूज होता है, तो बताएंगे फ्रेयान का यूज हमेशा देखा गया है कि किस में होता है, रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान है, पहले सीएफसी का यूज होता था, अब रेफ्रिजरेटर का यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा टेट्रा एथिल लेड। तो टेट्रा एथिल लेड का यूज किस में होगा, तो टेट्रा एथिल लेड का यूज होता है काहे में, तो एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो पहले ऑप्शन में ही ऐसा मैच कर रहा है। फिर आगे देखते हैं,
फिर सी का कह रहा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये जो है कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फायर जो है, कहते हैं नहीं वो देखा होगा आपने सिलेंडर रेड कलर का होता है, उसमें फायर को जो है रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना है। कह रहा है कि प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये हमको बताना है। तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो बता रहा है गंधक का तेजाब मिलाया जाता है, कि स्पंज मिलाया जाता है, कि गंधक मिलाया जाता है, कि क्लोरीन मिलाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या मिलाया जाता है, गंधक, सल्फर मिलाया जाता है। गंधक मतलब अगर गंधक ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है क्या, सल्फर है, तो सल्फर मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, रबर को मजबूती प्रदान करता है और उछालवान बनाने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमको देखना है इन सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, कह रहा है उर्वरकों में उपस्थित नहीं होने वाला तत्व। उर्वरकों में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, नाइट्रोजन के लिए यूरिया फेमस है, आप जानते हैं। फास्फोरस एनपीके जानते हैं, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कौन सा के से क्या हो जाएगा भैया, एनपीके हम डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन है कि क्लोरीन, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से होगा क्या। तो ये बात हम समझ लें कि कौन सा तत्व नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का यूज हम फर्टिलाइजर में करते हैं, हाइड्रोजन का यूज फर्टिलाइजर में करते हैं, लेकिन क्लोरीन का यूज फर्टिलाइजर में नहीं करते हैं, लेकिन इसको पानी के शुद्ध करने के लिए जरूर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा है। टेफ्लॉन क्या है, आप जानते हैं टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन नाम सुना होगा, टेफ्लॉन का बहुत बार नाम सुना होगा। ठीक है, तो टेफ्लॉन क्या है, कीटनाशक है, एक दवाई है, एक पॉलीमर है, एक रंग है। तो टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, मतलब एक क्या है, बहुलक है, बहुलक है। ये किस प्रकार का बहुलक, आपने देखा होगा एक कढ़ाई होती है, उस पर जो है एक परत चढ़ी होती है, वो कहते हैं टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। तो ध्यान रखिएगा, वही जो है क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमने देखा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा नेचुरल बहुलक है, तो बिल्कुल बिना संकोच के बता देंगे, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। और ये बना किससे होता है, ये बना होता है एल्गी से, एल्गी से बना होता है, मतलब शैवाल से बना होता है। शैवाल व कवक से बनने वाला जो है क्या होता है, ये एल्गी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दे रखा है कि जिस पदार्थ में आग लगने से सबसे कम संभावना होती है वो कौन सा है, नायलॉन है, सूती है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, किसमें जो है। तो आप देखो नायलॉन तो भैया जैसे ही आप टच करेंगे ना, नायलॉन जैसे पन्नी नहीं होती वैसे बहुत ज्यादा जल्दी लगेगी। आप सूती, कॉटन है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर और ये नायलॉन एक ही बात है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। और टेरिकॉट भी एक प्रकार का पॉलीगन है, लेकिन कॉटन में सबसे कम आग लगने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। पारा के लिए किस यौगिक का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, पारा के लिए किस यौगिक का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ये हमको जानना है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ना कि मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। तीन चीजें होती हैं ये भैया, बहुत खतरनाक होती है। तो एक ही एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जा सकती है, वो भी मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से जानना हमको है। अब देखिएगा भैया, कौन सी चीज, हमें दो चीजें, तीन चीजें दे रखी है और मिलान करना है। एक तो नेचुरल रबर दे रखी है, एक प्राकृतिक रबर दे रखी है। क्या दे रखी है, प्राकृतिक रबर दे रखी है। और एक है सिंथेटिक, मतलब कृत्रिम रबर है। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल जो है प्राकृतिक फाइबर, मतलब रेशा दे रखा है। और दूसरा भी आपका जो है क्या दे रखा है, कृत्रिम रेशा दे रखा है। ठीक है, अब भैया आप देखिएगा कौन सा कृत्रिम रेशा है, कौन सा जो है आपका,
कौन सा? अब मैच कराइएगा जाकर के। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कई बार इन 4 सवाल से आपके ये 4 मिलान करेंगे, उतने टाइम में आपके 4 सवाल तैयार हो जाएंगे। और ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, आपको बहुत अच्छे से मैच कराना है, ठीक है। तो कहा गया कृत्रिम रबर क्या है? तो कृत्रिम रबर जो है किसके काम में आती है, इनमें क्या है ये बताना हमको है। तो कृत्रिम रबर होती है, उसको कहते हैं उसके, तो कृत्रिम रबर का एक पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है और उससे जो है क्या है, दूध निकलता है। जो दूध निकलता है वो स्टोर कर लेते हैं एक उसमें, और इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लेटेक्स बोला जाता है। तो ध्यान रखिए कृत्रिम रबर को क्या कहा जाता है? उस दूध को, वही कृत्रिम रबर होती है, उसी को लेटेक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा सिंथेटिक रबर की बात करता है, कृत्रिम रबर की बात करता है। अभी प्राकृतिक रबर देखिए, तो सिंथेटिक रबर को क्या कहते हैं? तो सिंथेटिक रबर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको ब्यूना एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूना एस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर एंड जो है सिंथेटिक फाइबर की। तो नेचुरल रेशा क्या है? तो नेचुरल रेशा आप नायलॉन पढ़े हैं, अभी नायलॉन बताया, तो एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है और जो नेचुरल रेशा है वो वुडन होता है, वो हमारा क्या होता है? वुडन होता है, ध्यान रखिएगा, ऊन टाइप का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं। कहा गया है कि जो सभी जीवों को प्राप्त करने के लिए, क्या कहा? सभी जीवों को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो किस चीज की जो है प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है? कौन चीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ भोजन से ही मिलती है? क्या विटामिन ऐसी है, क्या प्रोटीन ऐसी, क्या ऊर्जा ऐसी है, क्या वसा ऐसी है जिस सिर्फ जो है भोजन से ही मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा? ये बताना आपको। तो एक्चुअल में आपको भोजन से सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ही जो है हमें भोजन से प्राप्त होती है, ना कि विटामिन, ना प्रोटीन और ना ही वसा, ठीक है। वसा भी प्राप्त होती है, लेकिन मूल रूप से क्या होती है? आवश्यक रूप से जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ेगा। ये भोजन के सब क्या है? ये भोजन के सब कंपोनेंट हैं, लेकिन हमको कह रहा है क्या जरूरी है, मतलब भोजन से क्या जरूरत है, किसको प्राप्त किया जा सकता मुख्य रूप से? तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तो सारी चीजें की जा रही है, नहीं की जा रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं। कह रहा है कि धात्विक समूह से जुड़े जटिल एंजाइमों के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करना है। तो कहा जाता है एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एपो एंजाइम कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं लोगों से, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? एपो एंजाइम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा, पेप्सिन। कह रहा है कि पेप्सिन के कार्य क्या है भैया? क्या कार्य है पेप्सिन? पेप्सिन जो है हमारे स्टमच में होता है। ये कहां होता है? स्टमच में होता है। एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है और एसिडिक एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन कैसा है? एक प्रकार का एसिडिक एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भैया जो है एसिडिक मीडिया को जो है क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। अग्न्याशयी रस, जिसको जठर रस भी कहा जाता है, ठीक है। अग्न्याशयी रस में मौजूद एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? अभी हमने पेप्सिन की बात की थी, एक एंजाइम की। हमने कहा था भैया अग्न्याशय में ये भी कुछ रोल रखता है अपना, ठीक है। तो देखते हैं भैया कौन कौन सा है। तो हमने कहा पेप्सिन। तो पेप्सिन का अग्न्याशय में आते आते जो है बन जाता है पेप्टाइडिस बन जाता है, और चीनी होती है और लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। क्या कहता है? 23 नंबर कहता है कि भैया सीलोम में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द क्या है? सीलोम, ठीक है। बताओ भैया किसकी है? तो कौन सी ग्लैंड है? अग्न्याशय, लीवर, थायराइड और या फिर पैराथायराइड, कौन सी होती है ये हमको जानना है। तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है, क्या दे रखा है? काप्रोफैगी। काप्रोफैगी से संबंधित है। काप्रोफैगी किससे संबंधित है ये बताना हमें। तो काप्रोफैगी है क्या? ये एक प्रकार का क्या है, कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है? रासायनिक वैसे वैज्ञानिक नाम है काप्रोफैगी। तो ये किससे संबंधित है? इससे अध्ययन किया जाता है उस चीज का है। तो ऑप्शन नंबर सी किससे?
खरगोश से संबंधित है काप्रोफाइली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो है भूखा रहता है तो वह अपना उपभोग करने लगता है। तो किसका उपभोग करने लगता है भैया? जब अगर मान लिया कि आप हैं, आपके मतलब भूख लगी है, आप क्या करेंगे भैया? भूख लगी है, अगर आपके अंदर मान लिया खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है तो बॉडी क्या करेगी? उसका किसका उपभोग करने लगेगा व्यक्ति, या बॉडी किसका उपभोग करने लगेगी? तो कहते हैं कि भैया जो अगर मोटा आदमी है तो ठीक है, उसके फैट होता है, और फैट क्या करता है? वो फैट यूज कर लेती है बॉडी, वो स्टोर करके रखती है बॉडी जो ज्यादा फैट हो जाता है। फिर अगर आपको भूख लगती है तो वो थोड़ी देर बाद इंडिकेट करेगा, लेकिन थोड़ी देर अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वो क्या करेगा? फैट का यूज करने लगता है। जैसे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब जो भूखा आदमी होगा अगर कुछ खाए ना तो उसके बाद उसका फैट क्या होता है? जलने लगता है। तो भाई कहते हैं ना डाइट करो, जो है फैट कम होगा। तो वो डाइट करने से क्या होता है? फैट कम होता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो क्या करेगा? वो आपके जो अंदर स्टोर फैट है ना उसको जलाना स्टार्ट कर देगा, और उस फैट को क्या करेगा? उस फैट को यूज करना स्टार्ट कर देगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, हार्मोन सेक्रेटिन किसके स्रावण को उत्तेजित करता है? किसके स्रावण को उत्तेजित करने का काम करता है हार्मोन सेक्रेटिन? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अग्न्याशयी रस को जो है जो तेजी मतलब उत्तेजन का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 27 कहता है कि भोजन के पेट से आंत में जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करता है? जैसे ही पेट से, कहते हैं स्टमक से जैसे ही कहां पहुंचता है? टेस्टाइन मतलब आंत में पहुंचता है, तो कौन सा निम्न में से एंजाइम काम करना बंद कर देता है? कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमको देखना है। तो कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है भैया? किससे होता है? कौन सी विधि द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है? तो कहते हैं प्रोटीन का निर्माण जो होता है ना, वो कौन सा? निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा होता है। निर्जलीकरण संश्लेषण के द्वारा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, डिहाइड्रेशन सेंसेशन के द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन का निर्माण होता है 20 एमिनो एसिड। क्या होता है? 20 एमिनो एसिड से होता है। ध्यान रखिएगा, 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। उनका डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा, लीवर है, लीवर के पाचन ग्रंथि कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? पाचन ग्रंथि कहा जाता है। हालांकि वह स्रावित करता है, मैनी एंजाइम्स, कई एंजाइम स्रावित करता है। नो एंजाइम्स मतलब कोई भी एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। फिर क्या क्या है? एमाइलेस या फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन का जो है क्या करता है? श्रवण करता है। ये आपको बताना है कि इनमें से किसका श्रवण करता है। तो आप बताएंगे किसी भी प्रकार का एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। तो ये लीवर करता क्या है भैया? लीवर क्या करता है? तो इसको बता दिया गया भैया। तो लीवर एक निकालता है, लीवर क्या निकालता है? पित्त रस। क्या निकालता है? पित्त रस का श्रावण करता है, और जो स्टोर होता जाकर के पित्ताशय में। और कुछ काम नहीं है लीवर का, सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्या करता है? आदान प्रदान करने का काम करता है। ब्लड में जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। ये सारे काम किसके होते हैं? ये लीवर के काम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्क द्वारा सोडियम और अमोनिया लवणों का बढ़ा हुआ उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये हमको बताना है। तो अमोनिया, कोई वृक्क है वो अगर सोडियम और अमोनिया के लवणों का जो है क्या कर देता है? स्राव बढ़ा देता है हमारे ब्लड में। कहां बढ़ाता है? ब्लड में बढ़ाता है। ठीक है, तब उसके उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? ये हमको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा से अधिक
प्लेट की सीमा से बहुत कम या कोई जो है ज्वालामुखी गतिविधि नहीं जुड़ी है। तो कौन सी मतलब प्लेट सीमा से ज्वालामुखी गतिविधि नहीं जुड़ी है ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, बता देंगे प्लेट सीमा का बदलाव से ज्वालामुखी का जो है कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में भूस्खलन आम है, कहाँ है? हिमालयी रेंज में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हिमालय रीजन में ही ऐसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूस्खलन की सीमा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भैया? ढलान के विस्तार पर, चट्टान के विस्तार पर, की वनस्पति के आवरण पर, या इन सब में जो है निर्भर करती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 33 का डी, इन सभी पर, तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। कौन सी? भूस्खलन की सीमा निर्भर करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जैसे जैसे शीतलन की दर घटती है, अग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल के आवरण, क्रिस्टल के आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं, घटते हैं, कम हो जाते हैं, या भविष्य नहीं करता, जो है भविष्यवाणी नहीं करता, नहीं बदलता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देना है इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से भूस्खलन का कारण क्या है? भूस्खलन का कारण क्या है? भूकंप की ज्वालामुखी। तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के क्या बता देंगे? भूकंप बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए और बहुत बेहतरीन सारे क्वेश्चन थे। पूरे सेशन को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को लर्न कीजिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन किए हैं और बहुत बेहतरीन से आपको जो है इनको लर्न करके और अपने एग्जाम में जब आए तो इम्प्लीमेंट करना है। धन्यवाद। ठीक है।